हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में आज मेरी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। तो जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो बच्चों आपको 7th क्लास में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपके 7th क्लास में जो हमारी बुक है, हमारी अतीत सेकंड, देखिए अतीत फर्स्ट को आपने 6 में पढ़ा है और 7th में पढ़ेंगे अतीत, जो है हमारे अतीत सेकंड, यानी कि हिस्ट्री है बेसिकली। तो उसी का आप पहला चैप्टर खोलिए, आप बुक निकालिए अपनी। और जिन बच्चों के पास चलो नहीं है तो कल आप लोग बुक जरूर लाएंगे, क्योंकि बहुत बार पढ़ते हुए डिजिटल स्क्रीन पर अगर हमको कुछ चीज नोट करनी हो, अंडरलाइन करना हो, तो हम अपनी बुक में उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसलिए बुक होना जरूरी है। क्लियर है? चलिए, तो जो बच्चे अभी नहीं बैठे हैं कृपया बैठ जाइए सभी, और पहला चैप्टर आप लोग खोलेंगे। ठीक है? अब आप कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से माइक लेकर एक बच्चा खड़ा हो जाए जो आपका चैप्टर को पढ़ेगा। बस करना क्या है, आपको माइक लेना है और चैप्टर की रीडिंग करनी है, धीरे धीरे पढ़ना है आपको। क्लियर है? और ये नहीं करना कि मेरे गलती होगी तो मैं क्यों पढूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खड़े होकर माइक लेकर धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। प्रारंभ यहाँ से होगा और एक बच्चा एक छोटा छोटा आपका पैराग्राफ पढ़ेगा, फिर दूसरा बच्चा पढ़ेगा, कोई और बच्चा पढ़ेगा। इस तरीके से हम मिलजुल कर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इनको हम लोग देखेंगे। ठीक, 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तन की पड़ताल, इसको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो है कोई बच्चा जो माइक लेकर आपको चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? शाबाश। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? जीआईसी नथुवाला। यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? अखिलेश। ठीक है अखिलेश, तो अखिलेश आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे और आपका धीरे धीरे पढ़ेंगे। माइक को मुंह के पास रखेंगे ताकि आपकी आवाज सब बच्चों को साफ आए। ठीक है बेटा? सामने देखकर यस पढ़ेंगे सर। इसके। बुक से पढ़ेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं, बुक से पढ़िए, यस सर। धीरे धीरे पढ़िए। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अखबार भूगोलता अल इलेजर्सी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नजारा नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप को दर्शाया है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल ऋषि के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरह है तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। पढ़े पढ़े बेटा, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी
अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। पढ़िए बेटा। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी विभिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर बेटा समय के साथ साथ सूचनाओं रुकिए, के आप थोड़ा सा आपके साइड हो जाइए क्योंकि आप कैमरे में दिख नहीं रहे हैं। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। ओके, अब पढ़ें आप बस। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलाते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्यों होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से विभिन्न है। या विभिन्नता पढ़िए बेटा, पढ़िए, आराम से पढ़िए। सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से भी था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सल्तनत के प्रयास के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम अनाज जोड़ते हैं। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। अब हम जीआईसी आपका नथुवाला के सभी बच्चों ने पढ़ा, थोड़ा बैठ जाए। अब आप पढ़ेंगे जीआईसी आपका सिरीपुर विचवा। जीआईसी आपका नथुवाला के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। माइक ऑफ कर लें बेटा आप, बस इतना हो जाए ताकि आपकी आवाज ना आए। ठीक है, चलिए। और बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, हम तब तक इनको देखते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं, तब तक आइए, ताकि जो हमने चीजें पढ़ी हैं थोड़ा समझें।
देखिए सबसे पहले ये हमको मैप मिला है, मानचित्र है, ध्यान से देखेंगे। जीआईसी नथुवाला, जीआईसी श्रीपुर विचुआ, जीआईसी लक्ष्मण झूला और बहुत सारे स्कूल हैं। देखिए तो हमें मैप बहुत अलग सा लग रहा है, अलग सा लग रहा है हमें बड़ा मैप, ठीक है। देख लिया आपने, चलिए ध्यान दीजिए, देख लिया आपने, ये मैप हमको दिखाई दे रहा है। अभी हमको मानचित्र लग ही नहीं रहा है, कोई आपकी पेंटिंग सी लग रही है, क्लियर है। लेकिन आइए सबसे पहले देखिए ये जो मैप बना हुआ है, कौन सा मैप, ये वाला। कह रहे हैं कि जो मैप है ये 12वीं सदी यानी कि जो 12th आपकी सेंचुरी है, ये 12वीं सदी के भूगोल वेत्ता हुए हैं अल इदरीसी ने बनाया है, ठीक। उस समय के क्या थे, वो ज्योग्राफर थे, जो आपके भूगोल की घटनाओं को लिखते थे, मैप वगैरह बनाते थे, उन चीजों को नोट करते थे और दुनिया के नक्शे के एक हिस्से के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप को समुद्र से, भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो पहला नक्शा किसने बनाया भारत का, अल इदरीसी ने। कब, 12वीं सदी में। सोच के देखिए, क्लियर हुआ। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं ये इसके विषय में कि मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालिए। ये मानचित्र 1 है और ठीक इसी के नीचे अगर आप देखोगे ये हमारा मानचित्र 2 है। तो आप दोनों को गौर करके देखिए, मानचित्र 2 को और मानचित्र 1 को। कह रहे हैं कि जब आप इन पर नजर डालेंगे तो मानचित्र 1 अरब भूगोल वेत्ता, कहाँ के थे, अरब के, ध्यान दीजिए, अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया है। सोच के देखिए, 1154 में ये मैप बनाया था दुनिया का और उसका एक हिस्से में भारत को दिखाने का प्रयास किया, लैंड से आपके जो सी है, जो समुद्र तक है, उसको जोड़ने का प्रयास किया था। कह रहे यह जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े नक्शे का एक हिस्सा है, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा नक्शा है बल्कि एक पार्ट है ये उसका, और भारतीय उपमहाद्वीप को आपका दर्शाता है। मानचित्र 2 में फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया। तो पहला नक्शा अरबियों ने बनाया है और दूसरा नक्शा बनाया है फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में, ठीक। और दोनों नक्शे के एक ही इलाके हैं मगर काफी अंतर है। कह रहे नक्शा एक ही है, मतलब अगर आप नक्शे को देखो जगह दोनों ने सेम दिखाया है लेकिन नक्शे दोनों कैसे हैं, अलग है, क्लियर है। एक कब बना है आप ध्यान देखेंगे 1154 में, एक कब बना है 1720 में, ठीक। अब कह रहे हैं मगर अगर आप इन पर गौर करोगे तो इनमें काफी अंतर, डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढते हैं। तो अल इदरीसी ने दक्षिण भारत को उत्तर भारत की जगह पर लोकेटेड करके दिखाया था, बस। और ऊपर श्रीलंका की तरफ है और जहां अरबी में दिया गया है और कुछ जाने पहचाने भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए अब अजीब सा है, अलग है, लेकिन बहुत पुराना मैप है, ये नहीं कह सकते, क्लियर है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि कन्नौज मानचित्र 2 पहले से बने लगभग 600 वर्ष के बाद बना, यानी कि पहले मानचित्र के 600 साल के बाद बनाया है फ्रांसीसियों ने 1720 में, क्लियर है। और बड़ा ऑथेंटिक सा लगता है ये मैप, क्लियर है। इस काल अवधि का मतलब टाइम पीरियड का जो आपका ड्यूरेशन है, उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। अब 600 साल के टाइम पीरियड में जो आपकी सूचना थी, जो आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो आपका चेंज हो गया। और आप जानते हैं ये चीजें बड़ी आसानी से बदल जाती हैं और लोगों के कहने के तरीके में उन शब्दों के जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो भी बदल जाते हैं। और चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि शब्दों के मीनिंग और अर्थ कैसे चेंज हुए, इसको देखते हैं। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तट के इलाकों में बारीकी से ब्यौरा देखेंगे तो आश्चर्यचकित होगा। यूरोप के नाविक मतलब जो लोग अपनी बोट लेकर जाते थे और विश्व की खोज में निकले हुए थे। ऐसे देखिए, यूरोप के नाविक और व्यापारी ने अपनी समुद्र यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले अगर आप पूछो कि नक्शे का इस्तेमाल क्यों किया गया था, तो यूरोप के जो आपके व्यापारी थे और जो नाविक थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो अपना मैप बनाते थे ताकि हम आसानी से पहुंच सके, रूट का हमें पता है। तो आज भी हम किसी घर जाते हैं तो हमको रास्ता पता होना चाहिए ना, और नहीं पता तो हमारे पास क्या है, जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग आपका सिस्टम है, और हम आपका गूगल कर लेते हैं, उस जगह को टाइप कर लेते हैं तो उसकी लोकेशन हमको मिल जाती है और डायरेक्शन के सहारे से हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आज के आधुनिक समय में आपका हुआ है। लेकिन आज से अगर आप कब बात कर रहे हैं, 720 सन,
ईस्वी में। तो वहां सोच कर देखिए, उस समय तो हाथ के द्वारा बने के जब भोजपत्रों पे लोग लिख रहे थे, अखबार तब का जब आपका बनना शुरू हुआ, जब आपकी छपाई शुरू हुई कागज पर, तो उस जमाने में लोग आपका मानचित्र बनाते थे और उसी मैप के माध्यम से अपनी यात्राओं को किया करते थे। क्लियर है? आप कह रहा है इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है, अगर एक बात और है जो इतनी महत्वपूर्ण, एक बात इतनी ही महत्वपूर्ण और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन विज्ञान में बहुत बदलाव आ गया था। आप कह रहे कि जिस तरह के मैप बन रहे थे, अब जब आपका विज्ञान विकास करेगा तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अगर आप 1154 का मैप देखो और 1720 का मैप देखो तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा उनकी मेकिंग में, उनकी बनावट में। तो चीजें बदल रही हैं समय के साथ। तो इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज, यानी कि जो चीज बीत गया है, अगर उसका कोई भी वाव का दस्तावेज उठाता है, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए सूचनाओं के संदर्भ, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक, ये हमको देखना कैसा होता है, उनकी सूचनाओं का ध्यान रखना हमें जरूरी होता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी, कैसे धीरे धीरे जो आपकी इंफॉर्मेशन बदली, उसी इंफॉर्मेशन बदलने के अनुसार आप देखिए ये मैप आपको दिखाई देगा और लगभग वर्तमान जो मैप है उससे कुछ मिलता जुलता ये आपको मानचित्र दिखाई देगा। और आपको पता है ये कब बना है, तो 1720 में। यहाँ इसके बारे में इसको दिखाया गया है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ, मतलब जो शुरुआत हुई में, गिल्वम दा लिस्टे के एक एटलस नोवो के अनुसार ये महाद्वीप है, उपमहाद्वीप। तो ठीक है, ये फ्रांसीसियो के द्वारा बनाया गया हमारा मानचित्र है। अब यहाँ श्रीलंका स्पष्ट है, उत्तर भारत आपको दिखाया गया है, क्लियर है? और ये पूरी क्षेत्र आपको दिखाया गया है, जो आपका मिडल ईस्ट है उसको दिखाया गया है, और पूरी यहाँ सब चीजों का इसमें वर्णन है। जबकि अगर आप पहले वाले मानचित्र को देखोगे तो कुछ खास आपको समझ नहीं आता। क्लियर है? देख रहे हो? तो ये बस श्रीलंका सा आपको दिखाई देगा, ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो विज्ञान बदला, चीजें बदली, बहुत सारी चीजें इसमें धीरे धीरे ऐसे ही बदल जाएगी। आइए, नई पुरानी शब्दावलियां बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्दावलियों का मीनिंग होता है और कुछ के मीनिंग उनके अनुसार बदल लिए जाते हैं और कुछ समय के अनुसार। जैसे सोच के देखिए, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपको टीचर ने कुछ पढ़ाया, मान लीजिए मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था और मैंने कुछ आपको 2-3 क्वेश्चन लिखाए, और उस दिन वो बच्चा था नहीं, या 2-3 दिन वो क्लास में नहीं रहा किसी कारण। अब उस बच्चे को काम पूरा करना, अपनी कॉपी पूरी करनी है, तो वो कहाँ से पूरी करेगा? 2 रास्ते हैं, या तो टीचर उसको दोबारा पढ़ाए या बच्चे की किसी कॉपी लेकर उसको नोट कर ले। तो दूसरा रास्ता कौन सा आसान है कि वो किसी बच्चे की कॉपी लेगा और उसको आसानी से कॉपी कर लेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? अब मान लीजिए वो कॉपी किसी बच्चे ने लिखी है, ए बच्चे ने उस कॉपी को लिखा। अब ए बच्चे ने लिखा और बी बच्चा उसको कॉपी कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉपी। अब ए से बी बच्चा जब आप कॉपी कर रहा है तो बहुत सारी चीजें ए की ऐसी होंगी जो बी को समझ ही नहीं आएंगी। उसकी भाषा किस रूप में लिखा है, तो कहाँ, अगर मान लीजिए कहीं बिंदु आपका के लगाना है तो की हो जाएगा, होता है तो होती हो जाएगा, कर रहे थे तो आप कर चुका होगा। इस तरीके की चीजें होती है ना, लिखते हुए पढ़ते हुए हमें बड़ी कॉमन लगती है और कहते कोई बात नहीं, आपका चल जाता है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा। तो ऐसा ही कुछ इतिहास में भी हुआ जो हम कर रहे हैं ना। हमें एक चीज आपका समझ नहीं आई तो हमने उसको अंदाजा लगाकर बी ने वो कॉपी कर लिया ए का कि यही लिखा होगा इसने। तो ऐसे अंदाजे, ऐसी लिखावट हमारे इतिहास में भी हुई है। तो उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे, उन्हीं के अनुसार जो आपके शब्द हैं और जो शब्दावलियां हैं जो उनके मीनिंग चेंज हुए। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होगा? कह रहा है अगर समय के साथ अगर आपकी सूचनाओं के संदर्भ है, जो उनका रेफरेंस है वो चेंज होता है, तो लैंग्वेज और जो उसके मीनिंग है उनका क्या होगा? ऐतिहासिक लेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। आप कह रहे हैं कि समय के साथ बदलती है। अब देखिए, आज से 18वीं सदी की जो आपकी जो फारसी भाषा है और वर्तमान फारसी भाषा में काफी अंतर है।
क्लियर है? तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। कह रहे हैं कि मध्य युग माने कि जो आपका मिडिल काल है, जब आपके मुगल भारत में रह रहे थे, उनकी जो फारसी भाषा थी और आज की मॉडर्न फारसी भाषा को अगर आप आपस में कंपेयर करोगे तो ये आपको उसमें डिफरेंसेस मिलेगा। कैसी होगी? भिन्न होगी। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार से नहीं आई है। अब कह रहे हैं ये जो आपका डिफरेंस है ये कोई आपका ग्रामेटिकल नहीं है, ग्रामर वाला नहीं है, ये कोई शब्दों का नहीं है, ये समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो क्या हुआ? जो समय के साथ जो आपके शब्दों के अर्थ बदले हैं उसी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। क्लियर हुआ? क्या हुआ? समय के साथ ये चीजें हुई हैं, उनकी वजह से इनके अर्थ बदले हैं। क्लियर है? तो अर्थ बदलने का मीनिंग क्या है, वो महत्व क्या है, क्यों उनके अर्थ बदल रहे हैं, ये हमको उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में जब फ्रांसीसी इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। आप देखिए यहाँ आपको एक इतिहास का एक बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान शब्द की, हम कहते हैं ना हिंदुस्तान, तो असल में हिंदुस्तान दिया किसने है? तो जो फारसी भाषा के लोग हैं उन लोगों का एक मतलब उनके एक आपके बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं मिनाज ए सिराज। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर पूछ लिया जाए कभी अब बेसिक जनरल नॉलेज के लिए कि हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो जो फारसी लोग थे, जो फारस की खाड़ी के आसपास से आए थे, जो फारसी भाषा बोलते थे, उन लोगों ने सबसे पहले इस क्षेत्र को हिंदुस्तान शब्द का नाम दिया। अच्छा, वो हिंदुस्तान कह किस क्षेत्र को रहे थे? बेसिकली देखो जगह तो होगी जिसको उन्होंने आपका संबोधित किया है, बताया कि ये क्षेत्र आपका हिंदुस्तान है। तो उनका आशय, आशय का मतलब होता है मीनिंग, वो किसके लिए कह रहे हैं? तो जो पंजाब है वर्तमान का, हरियाणा है और गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र स्थित है, इलाके हैं, उस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कह रहे हैं कि जो गंगा यमुना के बीच का पार्ट है, पंजाब और हरियाणा है, उसके आसपास का रीजन है, इसी क्षेत्र को मिनाज ए सिराज ने सबसे पहले क्या किया था? हिंदुस्तान शब्द दिया था। इसको लिखिए, नोट करिए और घर जाकर पूछिए कि हिंदुस्तान शब्द का सब पहला प्रयोग किसने किया। देखिए फिर आगे बढ़ते। चलिए हो गया। अब देखिए तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया था। क्लियर हुआ? अब देखिए सुल्तान के प्रसार के साथ साथ सुल्तान ने जिन क्षेत्रों को जीता होगा, इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। यानी कि बाबर जब आया तो बाबर ने जिन क्षेत्रों को शुरू में जीत लिया वो हिंदुस्तान था। जैसे जैसे वो आपके क्षेत्र को जीतता चला गया, इस शब्द का राजनीतिकरण यानी कि क्षेत्र भी उसका बढ़ता चला गया। ठीक, कह रहे हैं कि लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ, वो सेपरेट बना रहा। क्लियर है? इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप, अब बाबर ने भी किया है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के लिए भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, कभी मौका मिला तो पढ़ाऊंगा आपको अमीर खुसरो के बारे में, द्वारा प्रयोग किए गए हिंद के कुछ समान लगता है। कह रहे अमीर खुसरो थे एक आपके लेखक थे, आपके कवि थे, इन्होंने हिंद का प्रयोग किया है। कह रहे हिंद हिंदुस्तान सा लगता है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक सतत के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। यानी कि उस टाइम हमारी कोई ऐसी पॉलिटिकल और हमारी कल्चरल ज्योग्राफिकल पहचान के रूप में नहीं था। क्लियर है? तो हिंदुस्तान शब्द के क्या मीनिंग थे, हिंदुस्तान शब्द के क्या मायने थे, कैसे मैपिंग शुरू हुई, क्यों जरूरत थी इनकी मैपिंग की, नक्शों की, आज हमने छोटा सा जानने का प्रयास किया। तो कल सभी बच्चे अपनी बुक लेकर आएंगे, हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है, और कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिस तरह से जीएसई नथुवाला के बच्चों ने पढ़ा है, सभी बच्चे इसी तरह से भाग लेंगे।
चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।